आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वैसे तो महंगाई जैसा जो एक मुद्दा है जिसे आज लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं, इस मुद्दे को, महंगाई जैसा जो मुद्दा है वो पिच पर, सियासी पिच पर सियासतदारों को कहें धूल चटा चुका है। लेकिन आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो में ये जो मुद्दा है क्या वाकई एक असल मुद्दा है भी इन नेताओं के लिए? आम जनता के संदर्भ में भी हम इसे समझना जरूर चाहेंगे। और आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास जो मेहमान हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आइए आपको रूबरू करवाते हैं उनसे। हमारे साथ प्रोफेसर विनोद चौधरी जी जुड़े हुए हैं, एनालिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। अरविंद सर, मैं सबसे पहले आप ही से ये सवाल करना चाहूंगी। देखिए सर, चुनावी मौसम इस वक्त चल रहा है। अभी तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनावों को लेकर भी हर पार्टी जो है वो कमर कस चुकी है। लेकिन इस चुनावी मौसम में हम भी बहुत कुछ देख रहे हैं। हम इस वक्त देख रहे हैं धुआंधार प्रचार हो रहा है, लिस्टें भी आ रही हैं और जैसा मैंने पहले बता ही दिया है कि तमाम जो हमारे सियासतदार हैं वो टिकटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं और जनता के साथ खूब दावे वायदे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस चुनावी मौसम पर सबसे पहले तो टिकट वितरण और इसके साथ साथ जनता के साथ जो दावे वायदे किए जा रहे हैं उसी पर मैं आपकी एक टिप्पणी लेना चाहूंगी। उसके बाद हम महंगाई पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल गीत, अभी जो आपने शुरू में इंट्रो में बताया, तो टिकट जो वितरण है, हाँ जी, वो सामान्यतः किसी भी राजनीतिक दल का वो एक प्राथमिक काम है चुनाव में। हाँ जी। और जो आपने जो कहा, और उसको जो लोग टिकट, जो सामने उम्मीदवार आते हैं, वो उम्मीद पर खरे उतरते हैं या नहीं, ये उन राज्यों के वोटर तय करते हैं। और वोटर ये भी तय करते हैं कि किस मुद्दे पर उन्हें लोगों के बीच में जाना है या नहीं जाना। अगर गीत आप गौर कर रही होंगी तो पिछले कई साल ऐसे हो गए हैं जिसमें जो सत्ता में बैठा हुआ, दिल्ली में बैठा हुआ जो पार्टी है, जो दल है जी, वो चाहता है कि ये बुनियादी मुद्दों के बजाय ये चुनाव भावनाओं पर आ जाए, ताकि उनको हिसाब किताब न देना पड़े। क्योंकि अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो महंगाई केंद्र की नीतियों से जुड़ा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और उसका एक पक्ष किसान भी है। अगर आप गौर करेंगे, जैसे भी आपने कुछ चीजों के जिक्र किए हैं, हाँ, कि अगर 152 रुपए किलो में मैं दिल्ली में दाल खरीद रहा हूं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो कर्नाटक में, जो गुलबर्गा में बैठा हुआ जो किसान है, जो अपनी अरहर की दाल बेच रहा है, वो 50 रुपए में भी बेच रहा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं 152 में खरीद रहा हूं। मैं बताऊं कि मैं उस समय, मैंने कर्नाटक में जब यहाँ दिल्ली में 200 के करीब दाल पहुंच गई थी, उस समय गुलबर्गा में किसानों को 50 रुपए भी नहीं मिले थे जो अरहर पैदा करते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो तूर दाल है, ये इसको पैदा होने में, इसको बनाने, इसके पूरे प्रोसेस में उतना ही टाइम लगता है, साल भर का टाइम लग जाता है। फलों सब्जियों का हाल आप देख रहे हैं। तो अब जो बुनियादी मुद्दा ये है कि महंगाई, आपने देखा होगा, बीच बीच में रुक जाती है, थोड़ा कम हो जाती है, और जैसे ही त्योहारों का मौसम आता है, यानी जब सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है, बढ़ जाती तो सबसे तेजी के साथ बढ़ती है। क्योंकि देखिए, जो भी आदमी होगा, चाहे वो झुग्गे में भी रह रहा होगा, तो जिन वस्तुओं का आपने जिक्र किया उसका उपयोग करेगा वो। तो अब महंगाई पर एक बहुत ही ठोस नीति बना करके काम करने की जरूरत है। क्योंकि जब से मैं ये देख रहा हूं, आप भी महसूस कर रही होंगी, जब से 3 किसानों के जो 3 कानून आए थे, हाँ, उसके बाद का अगर भारत का पूरा सीन देख रहे होंगे आप, तो इसका कोई हिसाब नहीं है। आप देखिए ना, टमाटर के कहां से किस दाम पहुंच गया। और हम सब जो अखबार पढ़ते हैं, हमने देखा है कि इस देश में तमाम ऐसे इलाके हैं जिसमें 1 रुपए 50 पैसे किलो तक बेचने के बजाय किसानों ने फेंक दिया टमाटर सड़क पर। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं निकलेगी। तो सवाल यह है कि एक इस सरकार ने वायदा किया था जब तीनों कानून वापस लिए जा रहे थे कि एमएसपी गारंटी। तो गारंटी तो ये है, आप फल सब्जियों की क्या बात करेंगे, आप उठा करके देख लीजिए पूरा का पूरा जो फल और सब्जियों के किसान जो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है फल सब्जियां कहीं अलग है। अगर हमारा जो
हमारा जो बिहेवियर बदला है खाने पीने का, उसमें फलों और सब्जियों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज वो स्थिति नहीं है जो नेहरू जी के समय जो स्थिति थी, क्योंकि जितना जितना जो है टोटल व्हीट प्रोडक्शन होता था, है ना, उसका 2 गुना से ज्यादा तो पंजाब कई सालों से दे रहा है सेंट्रल पूल में अकेले। तो यह पूरी तस्वीर बदल गई है। अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास किसी चीज की भौतिक तौर पर बाजार में कमी है, लेकिन कमी क्रिएट की जाती है। और आखिर आज सवाल ये है कि जो अभी बात आपने प्याज का जिक्र की, तो आपने देखा होगा दिल्ली में बीजेपी की सरकार प्याज पे गिर गई, राजस्थान में भैरव सिंह जी की सरकार जो है इसी पे गिर गई थी प्याज के दामों पर। बिल्कुल। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जो प्याज का किसान है, एक बार थोड़ा उत्साह उसके साथ जगा तो उसने ज्यादा पैदा किया, अगली बार वो देखता है कि 50 पैसे और 25 पैसे किलो तक अगर आप मार्केट का असेसमेंट करेंगे तो पाएंगे, तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अगर नहीं निकलेगा तो निराश होता है। ऐसे ही आलू के साथ होता है, ऐसे ही आप मंदसौर और ये सब इलाकों में देखेंगे लहसुन किसानों के साथ होता बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ। 2 रुपए तक आ गया। तो इसमें जो आपने जो बात कहा, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या इस देश में जो वो उत्पादक है जो अनिश्चितता के मोड़ पर खड़ा है, जिसको आपने ग्लोबल मार्केट में उतार तो दिया है, लेकिन उसको अपना दाम ही तय करने का अधिकार नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का क्या हश्र होने जा रहा है, उसको नहीं पता है। हाँ, और उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा मिडिल मैन नहीं है पूरी दुनिया में, पूरे भारत भर में, जो लगातार तेजी से तरक्की न कर रहा हो। आप मुझे किसी एक किसान का जिक्र कर दीजिए जिसकी ग्रोथ अडानी जैसी हुई, किसी एक किसान का बता दीजिए। बड़ी बड़ी बातें होती है ना, कई बार खबरें आती, फला किसान ने एक हेलीकॉप्टर खरीदने की अर्जी दी है, वो किया है, तो सर फिर लेकिन जरा मुझे ग्रोथ बता दीजिए। तो ये जो चीज है कि जो आप बात कर रही हैं, आपसे भी हम लोग समझेंगे अभी क्या है कि आज पॉलिटिकल लीडरशिप में ये कमी है। दूसरी चीज है कि संसद और विधानसभाएं आप उठा के देख लीजिए, पंजाब असेंबली, हरियाणा की असेंबली, दिल्ली की असेंबली से लेके जितनी भी असेंबली जहाँ चुनाव भी हो रहे हैं, जी असेंबली चलेगी नहीं अगर तो जनता के सवालों, क्योंकि असेंबली है ना, हम आप डिबेट कर रहे हैं, वैसे ही पब्लिक में नेता डिबेट करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने महंगाई का मामला भी उठा दिया, राइट। तो सवाल है कि उन्होंने अगर उठा भी दिया, अभी देखिए 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि प्याज के इशू पर कांग्रेस के अध्यक्ष ने बात उठाई, प्याज के इशू को उठाया उन्होंने, और प्याज का इशू उठाया तो, लेकिन सवाल है कि वहां अपोजिशन में बैठा हुआ एक आदमी जो कि लीडर अपोजिशन है राज्यसभा में, वही बात महंगाई पर बड़ी बड़ी बातें, पूरा सेशन खत्म हो गया, महंगाई पर सरकार ने चर्चा नहीं होने दी। आज की सिचुएशन में महंगाई जैसा मुद्दा क्या वाकई असल मुद्दा है भी? देखिए, राजनीतिक दलों के लिए तो शायद मे बी ना हो, और आम जनता के संदर्भ में भी, क्योंकि वो विरोध हमें देखने को अब नहीं मिलता है। रोना धोना सबका है कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन वो विरोध नहीं। दोनों संदर्भों में सर अपनी टिप्पणी दीजिएगा। देखिए, आज सुबह मैं अखबार देख रहा था तो वहां पता लगा कि जो सचिन पायलट हैं उनका डाइवोर्स हुआ है, और उसके साथ में दूसरी खबर ये थी कि उनके 5 साल के अंदर उनकी जो इनकम है या धन दौलत है वो 2 गुना बढ़ गई है। तो एक बात तो मानना पड़ेगा कि नेताओं के पास कोई जादू की छड़ी है जिससे 5 साल के अंदर अंदर उनका जो धन दौलत है वो 2 गुना, 4 गुना या 1000 गुना हो जाता है, और वो छड़ी उनको आम जनता को भी जरूर देनी चाहिए। हाँ जी। दूसरा, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट और इसके तौर तरीकों को देखें तो ये अपनी हेडलाइन मैनेज करने के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, और वो उसके लिए बधाई के पात्र भी हैं कि आप जितना मर्जी रोना धोना चिल्लाते रहिए जनता, लेकिन अखबार में या फिर ज्यादातर जो पब्लिक स्पेस है उसमें वही दिखेगा जो वो दिखाना चाहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि मीडिया किस तरीके से फंक्शन कर रही है। तीसरा, जो इस सरकार ने एक इंटरेस्टिंग काम किया है कि 80% जनता को लगभग जो पीडीएस के माध्यम से अनाज 5 किलो या जितना भी अलग अलग स्टेट में देना चालू किया है, जिसमें सबसे गरीब तबके को इतना मिल जा रहा है कि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाए।
ओके। और 80% जनता को देने का मतलब सीधा सीधा है कि वो मान के चल रहे हैं कि 80% जनसंख्या लगभग बीपीएल के नीचे या बीपीएल के आसपास में है। इसके साथ में एक और डेटा है कि जो ये कोविड का दौर जो ही गुजरा तो लाखों करोड़ों की संख्या में नौकरियां चली गई थी और वो लगभग सारी नौकरियां वापिस आ गई हैं, लेकिन किस तरीके से आई हैं कि एक तो उसमें लोगों की इनकम घट गई है, एक वो अर्ध बेरोजगारी जैसा माहौल वहां पे हो गया है और सबसे हाई पेइंग जॉब थी उसमें लगभग 90 लाख नौकरियां गायब हो चुकी हैं। जी। तो क्या हो रहा है कि एक तरफ महंगाई तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोगों की इनकम तेजी से गिर रही है। जो सुपर रिच हैं, सबसे अमीर मुट्ठी भर लोग हैं, उनकी इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो 10 लाख से ऊपर कमाने वाले थे उनकी जो इनकम है वो बढ़ रही है, लेकिन जो निचला तबका था उनकी इनकम तेजी से गिर रही है 10 लाख से नीचे कमाने वालों की। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि महंगाई की मार हर कोई झेल रहा है और इतना दबता हुआ जा रहा है कि वो अपने घर के तमाम सारे खर्चों में कटौती करने के बावजूद भी अपना घर चलाने के लिए उसको मुश्किल हो रहा है। अगर 90 लाख नौकरियां चली गई हैं, वो भी उन लोगों की जो सो कॉल्ड हाई पेइंग जॉब में थे, मैनेजरियल पोजीशन या अपर मैनेजरियल पोजीशन में थे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो नीचे वाली नौकरियां हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अभी दौर है। इसके साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जो स्टडी करते हैं उन लोगों ने बहुत पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये एक परमानेंट महंगाई का दौर आगे आगे बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जैसे अभी एक खबर आई है, पंजाब में पहला गांव ऐसा घोषित हो चुका है जिसमें ग्राउंड वाटर 0 पे जा चुका है, खत्म हो चुका है। तो आगे आगे फसलों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी खराब हो रहा है। इसके साथ साथ में जो गेहूं धान पे केवल एमएसपी देने का कल्चर जो बन गया है देश में, वो बेहद खतरनाक है। अभी दिल्ली से लेके तमाम सारे लोग बोलेंगे कि पराली का प्रदूषण हो रहा है, ये हो रहा है। अब पराली पैदा करने के लिए किसानों को मजबूर क्यों करते हैं? आप दूसरी फसलों पे एमएसपी दे दीजिए। जैसे अरविंद जी ने कहा कि आप 152 रुपए किलो दाल खरीद रहे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल ना निकालिए कि किसान की जेब में इसमें से कोई धेला भी जा रहा होगा। वो मिनिमम बेसिक पे ही सरवाइव कर रहा है क्योंकि उसको मिनिमम स्पॉट प्राइस नहीं मिल रहा है ज्यादातर फसलों पे। तो गेहूं चावल पे आप देते रहेंगे तो ग्राउंड वाटर को भी कंज्यूम करते रहेंगे। इसको बोलते हैं वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट करना। आप इतना ज्यादा पानी को गेहूं धान के उगा के आप एक्सपोर्ट कर देते हैं कि पीछे पूरे का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। तो ये सीधा सीधा पॉलिसी लेवल इश्यू है जो 3 किसान आंदोलन में भी हमें देखने को मिला और आगे भी ये देखने को मिलता रहेगा। तो हेडलाइन मैनेज करने का मतलब ये नहीं है कि जनता को दुख दर्द नहीं है या फिर उनकी जो मुद्दे मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं उठाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि असंतोष नहीं है। असंतोष है और बहुत ज्यादा है। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था तो उन्होंने भी कहा कि सिलेंडर के दाम हर रोज बढ़ जा रहे हैं, तो हमें कुछ अल्टरनेट फ्यूल के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं किसानों के साथ में काम कर रहा हूं तो मैं अल्टरनेट फ्यूल पे भी काम कर रहा हूं कि पराली से और बाकी तमाम सारी चीजों पे भी कुछ बनाया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपर मिडिल क्लास और जो अपर क्लास लोग हैं उनको भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और जो लोअर क्लास है उसका मुंह केवल इस तरीके से बंद किया जा रहा है कि बस आपको खाने पीने लायक मिल जाएगा, बाकी आपको बोलने की जरूरत नहीं है। किसानों को टोकन मनी 6000 दे दिया और आप उनको कहा जा रहा है कि आप ये 6000 या 12000 में आप बोलना बंद कर दीजिए। तो जब इलेक्शन का मोड आएगा तो लोग बोलेंगे भी और वोट के माध्यम से भी चेंज आने की संभावना है। इसके साथ में आपने एक और मुद्दा कहा कि टिकटों के बंटवारे में सर आपने बोला चेंज आने की संभावना है। सर अब तक जब मैं थोड़ी पिछली अभी चुनावों की बात करूं, उनमें भी महंगाई जैसे मुद्दे को उठाया नहीं गया, ना विपक्ष की ओर से उठाया गया। इस बार भी देखिए चुनावी मौसम है, 5 राज्यों में चुनाव और उसके बाद सीधा अगले साल लोकसभा ये चुनाव होंगे। लेकिन मुझे सर सीधा सा सवाल है आप दोनों से, एक बार फिर मैं उसी पर आऊंगी। क्या आपको लगता है कि इस चुनावी मौसम में ये जो ज्वलंत मुद्दा है महंगाई, क्या वाकई ये उठाया जा रहा है नेताओं द्वारा या विपक्ष द्वारा?
अरविंद सर, मैं पहले इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी पॉलिटिकली, आप मुझे बताइएगा। देखिए गीत, अभी जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे, जो हेडलाइन मैनेजमेंट अगर होता है, हाँ, तो अगर कोई उठा भी रहा है तो वो कहाँ तक पहुंचेगा। देखिए हमारे पास पहुंचने के तरीके बदल गए। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू का अगर आप देखेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो पहला इलेक्शन हुआ, हाँ, 1951 और 52 में, ठीक है ना, तो यही लगभग महीना था, अक्टूबर का महीना था, जब सबसे पहले अक्टूबर 1951 में पहली बार लोकसभा का चुनाव प्रचार करने जो है वो नेहरू जी हिमाचल प्रदेश गए पहली बार। इसीलिए आप देखा होगा कि हिमाचल में सबसे पहले वोट भी पड़े थे उस दौरान। तो काफी लंबा उनका यात्रा रही, कुल मिला के 25,000 किलोमीटर जो उन्होंने यात्राएं की। उस समय उन्होंने एक इशू पर सबसे ज्यादा बात की थी, वो था वोटिंग राइट पर, यानी ये राइट कितना जरूरी है, क्यों मिल रहा है। और पूरी दुनिया में जबकि आप देखें तो बहुत सारे ऐसे बड़े देश, प्रगतिशील देश, जहाँ औरतों को भी वोट का अधिकार नहीं था, हाँ, यहाँ मिला। यहाँ वयस्क मताधिकार जो मिला, तो नेहरू जी ने, अगर आप पूरा उठा करके देखेंगे, 3-4 बातों का उनके पूरे भाषण में हमेशा, मैं थोड़ा स्टडी करता हूं तो मैं देख रहा था कि आखिर नेहरू जी बोल क्या रहे हैं। उन्होंने 3 बातें बोली। पहला कि वोटिंग राइट, दूसरा बोला कि ये जो राजे रजवाड़े हैं, ये हैं सामंती तत्व है, इनको राजनीति से क्यों बाहर करने की जरूरत है। ओके। और कई और बेसिक इश्यूज पर ही उन्होंने बात की। उन्होंने कहा सही लोगों को चुनना चाहिए, मतलब अच्छे लोगों को इलेक्ट करें। ठीक है। आज सीन क्या है, अगर आप उठा के देखेंगे कि आप महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के किसी भी सवाल से बचने के लिए जो रूलिंग पार्टी है वो कोई नया इशू ले आ देगी। आप उठा के देख लीजिए, स्टेट के इलेक्शन में ऐसा ही हो रहा है। इजराइल, स्टेट के इलेक्शन में गीत, इजराइल का मुद्दा क्या मुद्दा है, मुझे बताइए जरा। स्टेट के चुनाव में इजराइल के मुद्दे को उठा के भी आप क्या करेंगे, या आप क्या कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे हैं, फिर तो वो सर इसलिए है। देखिए गीत, हाँ, फ्लैशबैक में जाकर महंगाई के मुद्दे को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले ये मुद्दा किस तरीके से उठाया जाता था, क्या सिचुएशन हुआ करती थी, और आज की सिचुएशन में क्या महंगाई जैसा एक बड़ा मुद्दा, क्या अहम मुद्दा है, और क्या ये कहना सही है कि विपक्ष का जो एक स्टैंड, क्योंकि डेफिनेटली उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि मुखर होकर आगे आकर उन मुद्दों को बड़े ही स्ट्रांगली उठाएं, और ऐसे उठाएं कि जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष में है, उसको गिरा दिया जाए। जैसे पहला हमें देखने को मिलता था, प्याज की कीमतों को लेकर सरकारें गिरती हुई हमने देखी हैं, आपको भी याद होगा। तो विपक्ष के स्टैंड और मीडिया की भी हमने बात की है। हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उन्होंने मीडिया को लेकर भी बात की। विपक्ष के स्टैंड और मीडिया में क्या उनकी खबरों से ये तय होता है इस तरीके के मुद्दे, क्या उनकी हेडलाइन से तय होता है इस तरीके के मुद्दों का आगे आना। मैं दोनों खास मेहमानों को एक बार फिर से स्वागत करूंगी। अरविंद जी, सबसे पहले तो आप जो बात रख रहे थे उससे पहले आप पूरा कीजिएगा और उसके बाद आगे हम सवाल लेंगे। नहीं, गीत प्रोफेसर साहब ने एक बात जो कही कि जो महंगाई है या जो इस तरह के जो बेसिक इशू है, हाँ, ये अगर कोई नहीं भी उठाता तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के दिलो दिमाग में कायम नहीं है, और वोट डालते समय लोग इन मुद्दों को इग्नोर करते हैं। क्योंकि जो बुनियादी मुद्दे हैं, हाँ जी, वो बुनियादी मुद्दे निश्चित तौर पर चुनाव में असर डालेंगे। ओके। और अभी जो चल रहा है ना गीत, देखिए इस समय गीत आप देख रहे होंगे कि 120 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल है। हाँ, करीब करीब 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट यूजर हैं, ठीक है ना। ये संख्या लगातार बढ़ रही, मोबाइल अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं। और वो जो यूजर्स हैं, जब आप महंगाई की बात करेंगे तो आप कुछ और वहां देखेंगे, बहुत सारे रोचक चीजें बीच बीच में अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती है। अब मैं पिछले बार एक पढ़ रहा था कि अरे सिलेंडर चाहे 600 का हो, नहीं, पेट्रोल चाहे 600 का हो जाए, चाहे फला इतना हो जाए, आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसे चले हैं बहुत। लेकिन ये 600 का खरीदने वाले लोग कौन है? क्योंकि अगर आप पूरा गणित अगर आप उठा के देखेंगे तो ये जो गरीब तबका है, यही सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी है। जीएसटी में सबसे ज्यादा पेमेंट कंट्रीब्यूशन भी इसी का है। और जो गीत सबसे ज्यादा जो इशू ये क्रिएट हुआ, मैं देख रहा था कि जब गहलोत ने एक महंगाई राहत कैंप लगाए राजस्थान में, और कुछ उन्होंने नीचे के लेवल पर उसको राहत देने को, मैंने देखा कि वहाँ काफी बड़ी बड़ी सभाओं में बड़ी भारी भीड़ें उमड़ी, काफी वो रहा। लेकिन अगर आप नेशनल मीडिया में या वैसे देखेंगे तो आप उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। और अभी महंगाई और बेसिक इशूज की हाल यह है, आप
याद नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने मिलिटेंसी का वो दौर देखा, जिन्होंने कश्मीर में जब मिलिटेंसी आई जी। उस समय क्या था कि मीडिया में आमतौर पर रोज हेडलाइन वही लिया जाता। बाद में एक दौर ये भी आया मीडिया में कि अगर 10 आदमी 15 आदमी मर गए हैं तो सिंगल कॉलम में आने लगा। तो अब क्या है कि जो मीडिया स्पेस है, जो अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, मैं सहमत हूं कि वो मैनेज हो रहा है, लेकिन मीडिया स्पेस को मैनेज होने का मतलब नहीं कि लोगों के दिलों के स्पेस भी उसी तरीके से मैनेज। तो इशू तो अपनी जगह है ये गीत। और अभी क्या है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कब्जा हो गया है भावनात्मक मुद्दों को उसी तरीके से। अभी क्या है कि आप देखिए, पहले क्या था कि एक मीडिया की टीम होती थी जो अखबारों को, टेलीविजन चैनलों को कांटेक्ट करती थी। अभी क्या है कि पूरा का पूरा वार रूम खुल गए हैं कि गीत ने अगर महंगाई के इशू पर प्रोग्राम किया है तो कोई और काउंटर कर देंगे ना आपके प्रोग्राम को। आपके इस मुद्दे को काउंटर करने के लिए वो बता देंगे कि साहब पिछले 10 सालों में एमएसपी कितनी बढ़ गई, कितना गेहूं का नाम मिलता था, आज कितना मिल रहा है, वगैरह वगैरह, किसानों के पास कितना गया। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि जहां 14 करोड़ से ज्यादा किसान हो वहां क्या 2 करोड़ किसानों को भी मिल रही है एमएसपी? ये नहीं बताएंगे, ये आंकड़े नहीं बताएंगे, अपनी सुविधा के आंकड़े बताएंगे। और प्रोफेसर साहब जो कह रहे थे, क्या अब अगर ये स्थिति आ गई है कि जहां ग्राउंड वाटर खत्म हो गया हो गांव में, तो बगैर पानी के खेती नहीं हो सकती। जब नेहरू जी ने भाखड़ा नंगल डैम बनाया तो उस समय बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अगर वो प्रोजेक्ट न बनी होती तो क्या पंजाब जो है भारत की फूड सिक्योरिटी की धुरी बन पाता? क्योंकि अच्छी खेती के लिए अच्छा इरिगेशन, आज पंजाब ही एक अकेला देश में प्रांत है जिसे माना जाता है कि करीब 100% के आसपास इरिगेशन है। लेकिन आज पंजाब है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन को ढोते ढोते, लोगों की फूड सिक्योरिटी को ढोते ढोते वो गेहूं और चावल पैदा करने की मशीन बन गया है। किसान सबसे ज्यादा संतुष्ट है किसानी पर। तो ये जो सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि ये जो आपने जो बेसिक मुद्दे जो बताए हैं वो मुद्दे हैं, उसके आधे से ज्यादा नीतियां तय करने का काम है भारत सरकार। सरकार तय कर। ठीक। आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से लेकर के प्राइस पॉलिसी भारत सरकार तय करती है। तो इसका निदान केवल एक है, गीत में आखिरी में बात करके खत्म करूंगा कि इन पॉलिसीज पर कोई डिबेट करना नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के दिलो दिमाग में नहीं है। और मुझे लगता है भावनात्मक मुद्दे कितना भी कर लें, बुनियादी मुद्दों पर नीचे के सारे चुनाव, लोकसभा का छोड़ के असेंबली के इलेक्शन होगा तो उससे सर मैं भी, हाँ बिल्कुल, मैं आई अग्री विद दैट सर। मैं भी उससे सहमत हूँ कि लोगों के बीच में ये ज्वलंत मुद्दा है। महंगाई, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, किसी भी वस्तु को लेकर कोई दाम बढ़ते हैं तो उसको लेकर चर्चाएं होती हैं, लेकिन वही है ना कि सर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस आवाज को सरकारों के सामने खड़ा करने की, वही लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं रहे हैं। क्योंकि विनोद सर, आप किसानी गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं, कैनलिस्ट भी हैं और पॉलिटिकली भी आप बातों को काउंटर करना जानते हैं। तो मैं आपसे, समय भी कम है लेकिन मैं चाहूंगी आप ऐसे थोड़ा सा संक्षेप में नहीं, कुछ शब्दों में इस पर रखिएगा कि सर जिस तरीके की सिचुएशन है और इलेक्शंस भी आने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि महंगाई जैसा जो मुद्दा है वो अफेक्ट करेगा, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, इफेक्ट बिल्कुल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जो पीडीएस के माध्यम से जो 80% लोगों को अनाज बांटा जा रहा है, उसका भी फायदा सरकार को मिलेगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान और जो शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर तमाम सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं, उनके ऊपर इतनी ज्यादा महंगाई होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकार को ये भुगतना पड़ेगा कि उन्होंने महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। जो डीजल पेट्रोल बोल रहे थे 30 रुपए लीटर दे देंगे, वो कहाँ पे है? और महंगाई बढ़ती रहे, उसके साथ साथ में इनकम बढ़ती तो फिर भी बात समझ में आती है। यहाँ पे इनकम निचले तबके की तेजी से घट रही है और महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ साथ में रुपया की कीमत भी घट रही है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मसला है। इसके साथ साथ में अगर आप देखें कि रोजगार कितने लोगों को मिले हैं और किस लेवल के रोजगार मिले हैं, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे मिसमैच नजर आएंगे।
इसके साथ किसानों का जो मुद्दा है वो ज्यों का त्यों खड़ा है, जो 10 साल पहले खड़ा हुआ था। मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां वो देने वाले हैं। आज तक अगर दी होती अपने वादे के मुताबिक तो 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल चुकी होती और 40 करोड़ लोगों के हाथ में नौकरियां पहले से थी, तो लगभग पूरे 100% पॉपुलेशन जो नौकरी मांग रही होती उनको नौकरियां मिल चुकी होती। ठीक। लेकिन अगर आप ये पूरे सर, समय मेरे सिनेरियो पास को देखेंगे, समय पॉलिटिकल सिनेरियो मेरे को, पास कम है। मुझे यहीं पर ही इसको विराम देना होगा प्रोग्राम को। लेकिन उससे पहले मैं आप दोनों का शुक्रिया करना चाहूँगी हमें ज्वाइन करने के लिए। और अंत में मैं यही कहूँगी कि उम्मीद तो देखिए यही की जानी चाहिए कि इस तरीके के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, खासकर बेरोजगारी का मामला हो, शिक्षा में भी बढ़ती महंगाई को लेकर हो, महंगाई का एक मुद्दा हो, ऐसे मामलों में राजनीति नहीं की जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हो वही रहा है। तो आज ये मुद्दा आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए थे, जिसमें चुनावी मौसम में सिर्फ टिकटों को के बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है और उसी को लेकर पार्टियां आपस में लड़ झगड़ भी रही हैं। इंडिया अलायंस भी आपस में लड़ झगड़ रहा है, अपने ही जो उनके साथ संगठन जुड़े हुए हैं, और ऐसे मामलों में सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी हो रही है। लेकिन हमारे दर्शकों का भी क्या कुछ कहना है, उन्होंने इस पूरे चर्चा को सुना होगा, इस पूरी टॉक को सुना होगा। तो जो नीचे दी गई ईमेल आईडीज हैं उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं, thatisinfo@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com। इस पर आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। प्रोग्राम को लेकर कोई सुझाव या कोई शिकायत भी दर्ज कराना चाहें तो उसका भी हम वेलकम करेंगे। इसी के साथ फिलहाल इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।